कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आपके आज आर्थिक सर्वे की जो तीसरे नंबर की क्लास है हम लोग उसको कवर करेंगे। एक बार इसको निपटा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर ये बीच में डिस्टरबेंस करता है। जैसे अभी एक बार रिदम बना है तो इसको एंड कर लेते हैं, क्योंकि ये सभी एग्जाम के लिए इक्वली आपका काम आना है। चाहे SI के दो, आबकारी का दो, या उत्तराखंड PCS प्रीलिम्स दो, RO मेंस दो, सभी एग्जाम में समान रूप से उपयोगी है। दूसरी चीज, कुछ कंफ्यूजन बच्चों को है कि सर बजट का डेटा और आर्थिक सर्वे का डेटा में आपने जो है डिफरेंस है आया है, मतलब आपने जो करा है। मैंने पूछा कि क्या डिफरेंस है, तो बोले सर प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र जो आपने कराया था बजट वाले वीडियो में वो अलग है उसकी वैल्यू, और यहाँ पर अलग है आर्थिक सर्वे में। एक डाउट ये था। दूसरा, राजकोषीय घाटा जो बच्चे बता रहे थे कि सर वहाँ पे राजकोषीय घाटा उतना बताया है और यहाँ पे अलग बताया डेटा, मतलब ठीक है। देखो आपको क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन जो बेसिकली पूछा जाता है वो क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि आर्थिक सर्वे इतने इतने के अनुसार उत्तराखंड का राजकोषीय घाटा कितने रहने का अनुमान है, कितना रह सकता है, ठीक है। एक होता है बच्चों अनुमानित, यानी हम उसको अनुमान लगाते कि इतना रह सकता है। एक होता है पुराना डेटा जो पुनरीक्षित कर लिया जाता है, मतलब उसको करेक्ट कर लिया जाता है। जैसे होता क्या है, आर्थिक सर्वे जो बजट है, बजट तो हम क्या करते हैं, जब बजट प्रस्तुत करते हैं सरकार अपने आंकड़े बताती है और आने वाले जो ईयर है उसका एक टारगेट लेके चलती है, यानी अनुमान बताती है कि इतना रह सकता है करके, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं कि इस वाले साल क्या रहेगा। और एक होता है बच्चों जो पुराना डेटा जो हमने रियल में प्राप्त किया है। जैसे आज हम बजट पेश कर रहे हैं, आज हमने ये बताया कि हमारा जो नेक्स्ट ईयर होगा हम इस वाले फाइनेंशियल ईयर में इतना अचीव करेंगे या हमारा ये रहेगा। और एक होता है जो हमने प्राप्त कर लिया है, ठीक है। अब वास्तव में चीजें कंफ्यूज करने लायक है, बच्चा करेगा तो क्या करेगा। तीन चीजों में आपको कंफ्यूजन होगा, ज्यादा नहीं। एक होगा आपको राजकोषीय घाटे वाले में। आर्थिक सर्वे अगर आप पढ़ेंगे तो आप उसमें ग्राफ देखना, 2.61 लिखा है 2022-23 के लिए, जो 23-24 का है, हाँ 2022-23 का जो भी है, 23-24 वाला आर्थिक सर्वे में, ठीक है। बजट वाला जो है 2.39% कुछ मैंने बताया था। तो आप क्या करना, दोनों डेटा याद रख के जाना बच्चों। अगर आर्थिक सर्वे के अनुसार कुछ, क्योंकि आप करेक्ट कर लेंगे, मतलब आपका एग्जाम में आएगा तो आपको एक ही विकल्प देखने को मिलेगा, दूसरा लिखा रहता है उसके द्वारा कि इसके अनुसार कितना रहेगा। अब दोनों ही अलग डेटा प्रस्तुत कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। हमें तो एज ए स्टूडेंट हमने चीजों को कवर करना ही करना है। दूसरा, प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र वाला जो है वो आर्थिक सर्वे का और बजट वाला, आपको देखो सीरीज तो पता ही है, सबसे ज्यादा योगदान द्वितीय क्षेत्र का है, फिर तृतीय का है, उसके बाद प्राथमिक क्षेत्र का उत्तराखंड में। जो मैंने पढ़ा जो आर्थिक सर्वे में साफ साफ लिखा है, संरचनात्मक दृष्टि से प्राथमिक क्षेत्र का 9.99, द्वितीय क्षेत्र का इतना और तृतीय क्षेत्र का इतना। एक ये वाला डेटा, और एक तीसरा कि उत्तराखंड में जो आय के सबसे प्रमुख स्रोत है केंद्रीय करों से अनुदान कहते बच्चे सर आपने बजट में पहले नंबर पे लिखा है लोक ऋण 31% के समथिंग, और आर्थिक सर्वे में वही दिया है बच्चों केंद्र सरकार से जो अनुदान प्राप्त होता है, ठीक है। तो आपको एक मोटा मोटा अनुमान रखना है दिमाग में, पेपर में दोनों ही विकल्प अगर आते हैं तो आप आर्थिक सर्वे की ओर जाने की कोशिश करना, जितना मैं आपको मतलब समझ पा रहा हूँ, क्योंकि आपके पास एक रिकॉर्ड होगा उसका, यानी आप एक रिकॉर्ड के आधार पर कह सकते हैं। अगर आप बजट वाले डेटा की ओर जाते हैं तो फिर आप बजट वाले का कोई रिकॉर्ड अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है। तीन ही डेटा में अंतर आएगा, बाकी नहीं आएगा, ठीक है। देखिए इसके बाद आज हम उससे आगे को कवर करते हैं। आपको पता होगा राज्य में बच्चों तीसरी क्लास है, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आपने सुना है, PM किसान सम्मान निधि, यही क्वेश्चन आया था पिछली बार कुछ समय पहले। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। अब देखिए ये बेसिकली बच्चों एक स्कीम है केंद्र सरकार की। इसमें क्या करते हैं, 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए करके 6,000 रुपए किसानों को मिलता है, और वो एक पैटर्न है अप्रैल से जुलाई तक, 1 जुलाई से अगस्त नवंबर तक, 2 नवंबर से मार्च तक, तीसरे कुछ इस टाइप का है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में बेसिकली बच्चों होता क्या है, ये स्कीम जो 1 दिसंबर 2018 से शुरू की गई थी, यानी ये शुरू कब हुई थी भारत सरकार के द्वारा, 1 दिसंबर 2018 से। अब आपका ये थोड़ा ना पूछेगा यहाँ, लेकिन आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस वाली स्कीम में आपको पता होगा 2-2 हजार की 3 किस्तें मिलती है, 2-2 हजार की 3 किस्तें मिलती है, यानी टोटल 1000 की 3 किस्त इसमें सरकार किसानों के खातों में डालती है। और जो डालती है बच्चों वो जो किस्त है वो 2-2 हजार रुपए की है, और ये जो ये किस्त है टोटल अपने आप में कितना हो गया, सालाना 6,000 रुपए, 6,000 रुपए प्रतिवर्ष, ठीक है, प्रतिवर्ष। अब आप होगे सर यहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा। इस योजना को उत्तराखंड में बहुत बेहतर तरीके से लागू किया गया है, तो इसमें जो नोडल विभाग है बच्चों, जो इसका मेन जो डिपार्टमेंट होगा वो कृषि विभाग है, ठीक है। लिखो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का नोडल विभाग, यही क्वेश्चन आया था शायद मेरे ख्याल से, नोडल विभाग, नोडल विभाग कृषि विभाग।
और जो आप कंफ्यूज कर रहे हैं ना डेटा में वैसे लिखा आता हो, और मैंने नोट किया है बच्चों पुराना ही डेटा पूछता हो, ठीक है। 2021-22 के अनुसार, 22-23 के अनुसार वो आर्थिक सर्वे से ही उठाते हैं उन लोग, ठीक है। नोडल विभाग जो है इसका कौन सा है, कृषि विभाग है, इसको ध्यान में रखना। दूसरा इसके लिए जो नोडल अधिकारी होगा बच्चों, एक तो नोडल विभाग होगा, एक नोडल अधिकारी होगा। नोडल का मतलब होता है सारा इसके अंदर आएगा फिर ये, ठीक है। नोडल अधिकारी होगा इस स्कीम का, यही क्वेश्चन इन लोगों ने पूछा भी था, ठीक है। ये होगा बच्चों सचिव ऑब्लिक आयुक्त राजस्व परिषद, सचिव आयुक्त राजस्व परिषद का जो होगा बच्चों वो इसका क्या होगा, नोडल अधिकारी होगा, ठीक है। राजस्व परिषद जो होगा इसका नोडल अधिकारी होगा, ध्यान रखना। और नोडल विभाग कौन सा होगा, कृषि विभाग, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा बच्चों राज्य में कुछ ग्रोथ सेंटर खोले जा रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। जो ग्रोथ सेंटर आते हैं किस डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, ध्यान रखना। ग्रोथ सेंटर यानी 2018 में उत्तराखंड सरकार ने एक अपने आप में अधिसूचना जारी की थी, ठीक है। अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन 2018 की अधिसूचना से, 2018 की अधिसूचना से, ठीक है, अधिसूचना से। इसके अनुसार बच्चों जो एमएसएमई डिपार्टमेंट है, ठीक है, एमएसएमईज विभाग, ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म क्या है पता है आपको, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग जो है ये ग्रोथ सेंटर का क्या है बच्चों, नोडल विभाग है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ग्रोथ सेंटर कब से शुरू हुए उत्तराखंड में अगर पूछता है तो ये किससे हुआ, नोडल विभाग कौन सा है, एमएसएमई विभाग, ठीक है। 2018 की अधिसूचना से एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ करने के लिए इससे संबंधित है, ठीक है। तो इसका जो बच्चों अपने आप में नोडल विभाग है वो कौन सा है, एमएसएमई विभाग इसका नोडल विभाग है। और ऐसे एक आध ग्रोथ सेंटर हमारे राज्य में चल भी रहे हैं, अभी उसको देखना नहीं है आपको। यहां से क्वेश्चन ये याद रखना है कि पीएम किसान सम्मान निधि जो है उसका नोडल विभाग कौन सा है, नोडल अधिकारी। और ग्रोथ सेंटर कब से अधिसूचना से जारी हुए, किसके अंदर ये काम करते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इसके अलावा देखना बच्चों कुछ यहाँ पे एक आध स्कीम याद और चल रही है। मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना कब से शुरू हुई थी, 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। लिखो मुख्यमंत्री सीएम कृषि विकास योजना, मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना, ठीक है। ये शुरू हुई है 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर से, 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर से हमारी मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना की क्या की गई है, शुरुआत की गई, ये भी आप लोग ध्यान में रखना। अब आपने देखा होगा एक और चीज, राज्य सरकार बच्चों क्या कर रही है लगातार एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा जो मिलेट है, मतलब मिलेट मतलब मोटा अनाज, जैसे मंडवा वगैरह हो गया, झिंगोरा मंडवा, ये सब चीजें रहा है, इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा जो मोटा अनाज है उसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है। स्पेशली पहले जो है, पहले का टाइम था मोटा अनाज लोग कहते थे गरीबों का भोजन है, लेकिन जब उसके गुण पता चले लोगों को कि कितना हमारी हेल्थ के लिए कितना वो फायदेमंद है, तो मिलेट की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। और लेकिन यहाँ पे कम, हमारे अपने लोग कम खा रहे हैं उसको। वो मिलेट कहाँ, विदेशों में, और बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, क्योंकि उनको हेल्थ इश्यूज आने लगे, जिंदगी भर वही फास्ट फूड खाया और ऐसे लाइफ स्टाइल, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल उन लोगों ने अगर जी, तो उसके बाद उनको पता चला कि एक ऐसी चीज़ भी होती है जिससे हमारा मतलब स्वास्थ्य जो है हमारा सही रहता है और उसके नुकसान नहीं है, जैसे मिलेट वगैरह, मंडवा हो गया, ये सब चीज़ें। इसको बढ़ावा देने के लिए राज्य मिलेट मिशन योजना हमने यहाँ पे राज्य सरकार शुरू कर रही है। तो अगला पॉइंट लिखो, उत्तराखंड स्टेट मिलेट मिशन, उत्तराखंड स्टेट मिलेट मिशन, ठीक है। मोटा अनाज जो होता है ये बच्चों 5 साल के लिए शुरू किया गया है, 2023-24 से 2027-28 के लिए। इसमें 5 साल का सरकार ने टारगेट रखा है, ठीक है। 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर से 2027-28 तक के फाइनेंशियल ईयर में इसका हमने 5 वर्ष के लिए एक हमने मिशन रखा है, और इसके लिए हमने अच्छा खासा धन भी आवंटित किया गया है उत्तराखंड स्टेट मिलेट मिशन के लिए। ये किया गया 73.17 करोड़ रुपए, 73.17 करोड़। अब ये क्यों किया है बच्चों, क्योंकि देखो मिलेट के फायदे तो बहुत हैं, बट उतना मतलब ये ग्रो नहीं कर पा रहा ये सेक्टर, क्योंकि किसानों के लिए वैसा मार्केट है नहीं, एक प्रॉपर चैनल नहीं है। इसके अलावा जो और भी चीज़ें होती हैं और फैक्टर काम करते हैं, लोगों में उतनी जागरूकता नहीं है, तो वो बेचारे उत्पादन तो कर रहे हैं, उतना वो हो नहीं पा रहा। लेकिन उसको बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार उत्तराखंड स्टेट मिलेट मिशन योजना शुरू कर रही है। और इसमें भी बेसिकली बच्चों लक्षित मिलेट फसल 2 हैं, एक मंडवा है, एक सांवा है, ठीक है। इसमें भी 2 चीज आपको याद रखनी कि लक्षित मिलेट फसल कौन सी है, जिसको टारगेटेड कहते हैं, ठीक है। लक्षित मिलेट फसल, इसमें भी 2 हैं, एक तो मंडवा है, पता ही होगा आपको,
मंडवे की रोटी वगैरह खाते भी होंगे आप लोग। दूसरा क्या है बच्चों, सावा, ठीक है। यानी मंडवा और सावा जो है ये दो लक्षित मिलेट फसल के अंदर आती हैं, ध्यान रखना है, ठीक है, इसको याद रखना, लक्षित मंडवा मिलेट फसल के अंदर मंडवा और सावा। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे चीनी मिलें जो हैं वो ध्यान रखना, 2023-24 के अनुसार 8 चीनी मिलें अभी काम कर रही हैं, ठीक है। चीनी मिल, ये 8 चीनी मिल यहाँ पे अभी काम कर रही है, ध्यान रखना। और इस 8 चीनी मिल में भी कुछ तो ऐसी है बच्चों, 8 चीनी मिल है जो सहकारी क्षेत्र में कोऑपरेटिव है, कुछ सरकारी हैं, सार्वजनिक है, और 4 क्या है, निजी क्षेत्र। इन 8 में से 2 सहकारी हैं, 4 सार्वजनिक है और बाकी 2 निजी हैं, ठीक है। 2 क्या है बच्चों, कोऑपरेटिव सहकारी, 4 सरकारी हैं, सहकारी और सरकारी अलग होता है, सार्वजनिक कर दो सरकारी को, और 2 क्या है अपने आप में निजी सेक्टर की हैं, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर की जो होंगी, निजी सेक्टर की 2 होंगी, ठीक है, निजी सेक्टर की हैं 2, ये ध्यान रखना। तो ये जो चीनी मिलें हैं वो कितनी है राज्य में अभी, जो 2022-23-24 के हमारे जो डेटा है उसके अनुसार 8 चीनी मिल है। कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछते हैं, ठीक है। अब देखना बच्चों, कुछ एक फसल होती है जैसे औद्यानिक फसल होती है, यानी बागवानी टाइप की जिसको आप लोग कह सकते हैं। तो उसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि सर्वाधिक जो उत्पादन है बच्चों फलों का हो रहा है, उसके बाद सब्जियों का है, फिर मसाले का, फिर आलू, ठीक है। तो एक हेडिंग लिखो वर्ष 2023-24 के अनुसार, वर्ष 2022-23 के अनुसार, ठीक है, जो हमारा डेटा हमें मिल चुका है, जो अनुमानित है वो नहीं, जो अब मिल चुका है उसका, ठीक है, लिखो, क्योंकि पुराना ही पूछता है पेपर में भी, ठीक है। देखना वर्ष 2022-23 इस वाले फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अगर हम इस डेटा को चेक करें, कुछ बच्चों क्या है औद्यानिक फसल हैं हमारे राज्य में, ठीक है, औद्यानिक फसल। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है, ये कौन कौन सी है बेसिकली, इसमें याद रखना कि इसमें सबसे ज्यादा उत्पादन हमारा जो हेक्टेयर में होता है फल किसका होता है, फल का होता है, ठीक है, फल। देन उसके बाद होता है हमारा सब्जियों का, उसके बाद होता है हमारा मसालों का, और लास्ट में हमारा आलू का, ठीक है। देखो जो फल है बच्चों वो लगभग 0.82 लाख यानी 0.82 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में हम फलों का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। ये क्षेत्रफल, ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल के हिसाब से, ये नहीं कि इनका सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है। जो फलों का उत्पादन कर रहे हैं हम लोग 0.82 हेक्टेयर यानी लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में कर रहे हैं। दूसरा जो सब्जियों का है बच्चों 0.58, उससे कम है, ठीक है, लाख हेक्टेयर में कर रहे हैं, इसका लाख हेक्टेयर इसका क्या है, क्षेत्रफल है किसका, अपने आप में सब्जियों का। इसी तरीके से मसाले हैं तो 0.18 लाख हेक्टेयर, और आलू है 0.17 लाख हेक्टेयर। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो सबसे ज्यादा फलों का उत्पादन हो रहा है सब, मैं ये कह रहा हूँ कि औद्यानिक फसल जो के अंदर का जो क्षेत्रफल आता है, यानी इन फसलों के अंदर जो क्षेत्रफल आता है वो सबसे ज्यादा किसका आता है, क्षेत्रफल, यानी एरिया वाइज देखेंगे तो आप इसके अंदर फलों का जो है सबसे ज्यादा क्षेत्र में हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं 0.8 लाख मतलब लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में, फिर सब्जियों का, फिर मसाले का, फिर आलू का, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको इस टाइप के इस पॉइंट को आपने क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब अगर हम जनपदवार देखें यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज हम ये चेक करें बच्चों कि सर्वाधिक उत्पादन फल का कौन सा जिला करता है, ये क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। लिखो जनपदवार फलों का उत्पादन, ठीक है, ऐसे लिखो, हेडिंग लिखो, जनपदवार लिखो, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज किस चीज का आपको ध्यान रखना है, देखना। अब एक चीज याद रखना, मैं आपको 4 लिखाऊंगा, आपको पहला ही याद रखना है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है ना, इनमें से या निम्नलिखित में से, तब वहां पे हालत खराब हो जाती है हम लोगों की। तो जनपदवार हमने चेक करना है, वो चेक करना है, ठीक है। देखो सर्वाधिक फलों का उत्पादन लिखो, सर्वाधिक फल उत्पादन, ठीक है। यानी हमने ये चेक करना है कि सबसे ज्यादा फलों का उत्पादन कौन सा जिला कर रहा है, वो कर रहा है बच्चों नैनीताल, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी और हरिद्वार, ठीक है। सर्वाधिक फल का उत्पादन करता है बच्चों नैनीताल, क्योंकि जलवायु ऐसी है, ठीक है, नैनीताल, देन उधम सिंह नगर, यानी सर्वाधिक फलों का उत्पादन कौन कर रहा है, नैनीताल, फिर कौन कर रहा है, उधम सिंह नगर, उसके बाद उत्तरकाशी और हरिद्वार, ठीक है। उत्तरकाशी और हरिद्वार लिखो, उत्तरकाशी और हरिद्वार कर रहा है, ठीक है, उत्तरकाशी और हरिद्वार। तो अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे सर्वाधिक फलों का उत्पादन कौन सा जिला करता है, तो नैनीताल करता है, ध्यान रखना, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों सर्वाधिक सब्जियों का जो उत्पादन कर रहे हैं मेट्रिक टन में, ठीक है, लिखो
सर्वाधिक सब्जियों का उत्पादन, सर्वाधिक सब्जियों का उत्पादन कौन सा जिला करता है? तो ध्यान रखना ये करता है बच्चों ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार, उत्तरकाशी और टिहरी। ठीक है, ऊधम सिंह नगर लिखो, हरिद्वार, उत्तरकाशी और टिहरी, उत्तरकाशी और टिहरी। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा जो सब्जियों का उत्पादन कर रहा है बच्चों वो ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार, उत्तरकाशी और टिहरी कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से सर्वाधिक मसाले का उत्पादन बच्चों टिहरी करता है। ठीक है, मसाला लिखो, मसाले। ये तो जिससे पिछले बार पढ़ा होगा उस वैसे ही उनको हेल्प हो जा रही है, ये तो लगभग लगभग सेम ही रहते हैं बच्चों हर साल। ठीक है, टिहरी सबसे ज्यादा करता है, देन देहरादून, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर। ठीक है, टिहरी के बाद देहरादून, नैनीताल और यूएस नगर, देहरादून, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर। ठीक है, तो देखो सर्वाधिक फल उत्पादन अगर आपसे पूछता है कौन सा जिला करता है? नैनीताल। सर्वाधिक सब्जियों का उत्पादन कौन सा करता है? ऊधम सिंह नगर। सर्वाधिक मसाले कौन उत्पादित करता है बच्चों? टिहरी करता है। ठीक है, इसी प्रकार से आता है बच्चों सर्वाधिक पुष्प उत्पादन हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, टिहरी और नैनीताल। ठीक है, पुष्प उत्पादन यानी फूलों का उत्पादन लिखो, सबसे ज्यादा करता है हरिद्वार, यानी हरिद्वार में जो है बच्चों सर्वाधिक पुष्प का भी क्या होता है? उत्पादन होता है। देन क्या कौन करता है? ऊधम सिंह नगर, टिहरी, नैनीताल। ठीक है, बाकी तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता। ऊधम सिंह नगर, देन टिहरी और लास्ट में नैनीताल। अब आपको क्या ध्यान रखना है? देखो आपको ये पता होना चाहिए कि सर्वाधिक फल कहाँ हो रहे हैं, सर्वाधिक सब्जियों का उत्पादन, सर्वाधिक मसाले और सर्वाधिक पुष्प। ठीक है, तो ये इस तरीके से याद रखना। आपको दो मतलब सबके अलग अलग हैं। देखो सर्वाधिक फलों का उत्पादन नैनीताल, कैसे याद करोगे? क्योंकि बच्चों यहाँ की जो क्लाइमेट है, यहाँ जो मतलब वहाँ की जो जलवायु परिस्थितियाँ हैं तो बहुत अनुकूल हैं फलों के उत्पादन में। एक प्रकार की भूमध्य सागरी आप वो देखेंगे वहाँ की जलवायु का जो पैटर्न है। क्यों? क्योंकि ठंडा इलाका है, मुक्तेश्वर से लेके रामगढ़ से लेके आप नैनीताल के इलाके, भवाली, भीमताल, सारे जो सिट्रिक फल होते हैं यही सबसे ज्यादा होते हैं। सिट्रिक समझते हैं ना आप लोग? जैसे आप लोग देखेंगे संतरा है अपने आप में, माल्टा है, नींबू है, इस टाइप की जो सब चीजें होती है सबसे ज्यादा इन्हीं जिलों में होती है। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से याद रखोगे। सब्जियां तो होंगी बच्चों क्योंकि तराई का क्षेत्र होगा जहां पे अपने आप पे सब्जियों के लिए क्या कंडीशन होती है? एक अच्छी खासी गर्मी के साथ साथ अच्छी खासी मात्रा में जमीन में क्या होनी चाहिए? नमी होनी चाहिए, और ये तराई इसके लिए बहुत बेहतर क्या है? अपने आप में जगह है। ठीक है, मसाले टिहरी याद करना और पुष्प अपने आप में क्या है? हरिद्वार सबसे ज्यादा होते हैं। आप लोग क्या करोगे? ध्यान में रखोगे। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों लास्ट लिखो सर्वाधिक आलू का उत्पादन करता है ऊधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, हरिद्वार और टिहरी। ठीक है, आलू का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। आलू भी लिख लो, एक लास्ट लिख लो आलू का। कभी कभी पूछ देता है आलू, सर्वाधिक आलू का उत्पादन। ठीक है, क्योंकि वो पता ही आपको 12 मास का है हमारा। ठीक है, तो सर्वाधिक आलू भी लिख लो, कोई भरोसा नहीं, लेकिन इनको तो ध्यान रखना ही रखना है आपको। ठीक है, सर्वाधिक आलू का भी उत्पादन लिख लो आप लोग। आलू होता है बच्चों सबसे ज्यादा ऊधम सिंह नगर, इसके अलावा उत्तरकाशी, हरिद्वार और टिहरी। ऊधम सिंह नगर, इसके अलावा कहां पे होगा? उत्तरकाशी, हरिद्वार और टिहरी। ठीक है, ऊधम सिंह नगर याद रखना, हरिद्वार एंड टिहरी, इन जिलों में सबसे ज्यादा क्या होता है? अपने आप में आलू का प्रोडक्शन होता है। ये भी ध्यान में आप लोग रखेंगे। ठीक है, अब देखना बच्चों यहाँ पे हमने क्या कर है, बागवानी मिशन के अंतर्गत हमने जैसे जो बागवानी मिशन है, कृषि जलवायु कंडीशन कैसी है, यानी एग्रीकल्चर से संबंधित जलवायु कंडीशन कैसी है और उस एरिया की भौगोलिक परिस्थितियां कैसी है। यानी हमने ये देखा कि जैसे पूरे राज्य में क्या किया, हमने कुछ क्लस्टर बनाए। ध्यान से समझना इसको। ठीक है, क्लस्टर का मतलब ये मान के चले हमने उस इलाके की जलवायु परिस्थितियां देखी, यानी कृषि जलवायु, यानी बारिश कितनी होती है, मृदा कैसी है, वहाँ पे नमी कैसी रहती है, ह्यूमिडिटी क्या है, मतलब जो भी है, गर्मी कितनी पड़ती है, और इसके अलावा वहाँ की भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं। ठीक है, भौगोलिक परिस्थितियां, इसके आधार पे हमने क्या किया, पूरे राज्य को अलग अलग क्लस्टर में डिवाइड किया। हमने ये देखा कि वहाँ पे जलवायु कंडीशन और भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पे किस चीज़ का प्रोडक्शन हो सकता है। तो हमने ये देखा कि हमें लगा कि यार यहाँ पे मसाले अच्छे हो सकते हैं, यहाँ पे हमारे फल अच्छे हो सकते हैं, यहाँ हमारे कोई और चीज़ अच्छी हो सकती है, तो उसके आधार पे हमने क्लस्टर डिवाइड किए। ठीक है,
तो क्लस्टर के अंदर हमने जो कृषि जलवायु, तो इसके आधार पर वर्तमान में 1050 क्लस्टर हमने बना दिए हैं और वो जो है लगभग राज्य के 6500 ग्राम पंचायतों में, यानी पूरे राज्य के 6500 ग्राम पंचायतों में हमने लगभग 1000 से ऊपर क्लस्टर बना दिए और उन क्लस्टर में ये देखा कि वहां पे किस चीज का प्रोडक्शन हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे हमने फलों के लिए बनाए हैं 384 क्लस्टर, सब्जियों के लिए 400 कुछ क्लस्टर बना दिए हैं, मसालों के लिए 100 एंड कुछ क्लस्टर बना दिए हैं, इसके अलावा फूल के लिए हमने कुछ क्लस्टर बना दिए। यानी जैसे अगर आप अभी वर्तमान समय में देखोगे इसी तरीके से लिखो 1050, सपोज अब एग्जैक्टली डेटा नहीं होता बच्चों, पिछले बार का है 2022-23 का डेटा है, 1050 क्लस्टर बनाए हमने सपोज, ठीक है। इन क्लस्टर में हमने क्या किया, लगभग 6500 ग्राम पर जाए, 65 लगभग लिख दिया मैंने, इसीलिए लगभग लिख दिए हैं, ठीक है। इन 6500 ग्रामों में हमने लगभग 1050 क्लस्टर बनाए और जो क्लस्टर हैं बच्चों वो अलग अलग सेक्टर के हैं। जैसे फल के लिए हमने कितने बनाए, सब्जियों के लिए हमने कितने बनाए, इसके अलावा मसालों के लिए कितने बनाए मसाले, ठीक है, और इसके अलावा पुष्प के लिए हमने कितने बनाए, ठीक है। जैसे हमने लगभग 50 क्लस्टर हमारे फूल से संबंधित हैं, जहां हमने देखा कि फूलों का अच्छा विकास किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा हमने कहा कि मसाले के लिए लगभग 189 या 179 के आसपास मान लो, अब एग्जैक्टली डेटा मत पढ़ना। इसके अलावा हमने सब्जियों के लिए बना दिए जैसे 437 क्लस्टर और इसके अलावा हमने 384 क्लस्टर लगभग फल के लिए बना दिए। अब आप इसको याद करने में मत करना कि 437 के ये, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि राज्य में जो क्लस्टर का डेवलपमेंट हुआ है लगभग 6500 ग्रामों में 1050 से अधिक क्लस्टर बना दिए गए हैं, जिनमें सर्वाधिक क्लस्टर किस क्षेत्र से संबंधित है, सब्जियों से संबंधित है, ध्यान रखना है, ठीक है। देखो एग्जामिनर के मन में क्या ठनक जाए, वो क्या पूछ दे, कोई भरोसा नहीं। यहीं पे अगर देखो आर्थिक सर्वे अगर वो पढ़ने बैठ गया, उसने कहा यार हाँ ये काम करता हूँ, बागवानी फसल के अंदर क्लस्टर पूछ लेता हूँ उनसे, और पूछ देगा कि राज्य में जो कृषि जलवायु भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पे क्लस्टरों का निर्माण किया जा रहा है, उसमें सर्वाधिक क्लस्टर वर्तमान समय में किस चीज से संबंधित बने हैं, सब्जियों से, मसालों से, पुष्प से या फल से। तब मैं कहता हूं कि ना अप्रोच ऐसा रखो, मैंने ये थोड़ा ना कहा कि इस डेटा को याद करो, एक मोटा मोटा अनुमान बोला यार लगभग 1000 से ऊपर क्लस्टर होंगे 6500 ग्राम कवर के लिए, सबसे ज्यादा हमारे अपने आप में सब्जियों में, देन हमने कुछ उसमें रखे फल और मसाले में, और कुछ हमने पुष्प में रख दिए। तो एक मोटा मोटा भी अगर आपको अनुमान पता हो तो आप टिक कर जाएंगे, क्योंकि आपसे कभी इसका डेटा नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा आपसे ये कितने हैं करके। तो इसलिए मैं कह रहा हूं इसको इसी तरीके से नोट करो, जो क्लस्टर हमारे डेवलप हो रहे हैं वो क्यों मतलब डेवलप किए जा रहे हैं और उसका कारण क्या है, ठीक है। अब आप देखोगे सर्वाधिक जो क्लस्टर है बच्चों फल के अंदर, सर्वाधिक है उत्तरकाशी में, ठीक है। देखो फल के अंदर यहीं पे लिख देना सर्वाधिक है उत्तरकाशी में, फल के अंदर का मैंने एक ही लिखाऊंगा, ठीक है, ज्यादा नहीं। सर्वाधिक फलों से संबंधित क्लस्टर किस जिले में बनाए गए हैं पूछता है, उत्तरकाशी में, ठीक है। सब्जियों से सर्वाधिक क्लस्टर भी कहां बनाए गए बच्चों, उत्तरकाशी में, ठीक है। सब्जियों के भी सर्वाधिक कहां है, उत्तरकाशी में, ठीक है। सर्वाधिक यहां भी उत्तरकाशी, दोनों देखो, कहने का मतलब सर्वाधिक कहां किए गए हैं, यहाँ उत्तरकाशी। 3-4 वाले डेटा इसमें नहीं करा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है ऐसा नहीं पूछेगा, उत्तरकाशी पूछेगा तो सर्वाधिक ही पूछेगा, ठीक है। उत्तरकाशी में सर्वाधिक क्लस्टर यहां बन गए। मसाले में अगर आप देखोगे बच्चों सर्वाधिक वो चंपावत में बनाए गए हैं 41, ठीक है। इसमें सर्वाधिक मसाले में देखो चंपावत में, सर्वाधिक कहां बनाए गए, चंपावत, ठीक है, सर्वाधिक चंपावत में। और जो पुष्प हैं बच्चों वो सर्वाधिक बनाए गए हैं क्लस्टर यूएस नगर में, ठीक है, उधम सिंह नगर में। सर्वाधिक कहां बनाए गए, यहीं पे लिख लो आप लोग, यहीं पे एक वो हो गया है सर्वाधिक यूएस नगर में, उधम सिंह नगर में। अब देखो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है क्लस्टर जो है सबसे ज्यादा फलों से संबंधित क्लस्टर कहां बनाए गए, उत्तरकाशी में। सब्जियों से संबंधित सबसे ज्यादा क्लस्टर उत्तरकाशी में। मसाले से संबंधित सर्वाधिक क्लस्टर चंपावत में और पुष्प से संबंधित सर्वाधिक क्लस्टर उधम सिंह नगर में। अब देखो क्योंकि ये बागवानी फसल के अंतर्गत आते हैं बच्चों, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो टोटल क्लस्टर फिर कहां बने। जैसे अगर आपसे पूछा, आपने कहा कि लगभग यार 1050 क्लस्टर बने, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा क्लस्टर के 1050 तो इन सबके हुए ना, फल के भी, सब्जियों के भी, मसालों के भी, पुष्प के भी, इन सबके मिला के 1050 है। इंडिविजुअल मैंने आपको बता दिया कि जैसे फल के कहां है सबसे ज्यादा, सब्जियों के कहां है, मसाले के कहां है, पुष्प के कहां है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया कि राज्य में सर्वाधिक क्लस्टर कहां पे हैं, फिर बताओ आप। बागवानी परंपरागत के अंदर नहीं है, ये क्लस्टर जो लिखोगे यहां लिखो बागवानी के अंदर के अंतर्गत, ठीक है, ये अंतर्गत। अब देखना परंपरागत के अंदर क्लस्टर पूछता है तो अलग हो जाएगा, वो डेटा मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ये बागवानी के अंतर्गत है, ठीक है, बागवानी जो फसल होती है उसके अंतर्गत, परंपरागत के अंतर्गत अलग होता है, ठीक है। तो अगर पूछता है नॉर्मल ओवरऑल पूछता है आपसे, इसी के आगे लिखो सर्वाधिक क्लस्टर कहां है, फिर देखो सर्वाधिक क्लस्टर, ठीक है,
अब आप इसको समझे नहीं समझोगे। सर्वाधिक क्लस्टर का मतलब हमने ये इंडिविजुअल पढ़े, फल के अंदर, सब्जी के अंदर, मसाले के अंदर और किसके अंदर पढ़े हमने, पुष्प के अंदर। मैं कह रहा हूं कि सर्वाधिक मतलब इसको जोड़ के, वहां फल भी होने चाहिए, पुष्प भी होने चाहिए, वहां सब्जी भी है, मसाले भी है, उन सबको मिला के सर्वाधिक क्लस्टर बच्चों बना रखे इन लोगों ने, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, चंपावत और पिथौरागढ़। ठीक है, लिखो उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, चंपावत और पिथौरागढ़। उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, चंपावत और पिथौरागढ़, चंपावत और पिथौरागढ़। अब आपको ओवरऑल क्वेश्चन पेपर में इतना थोड़ा ना पूछने वाला, आपको यही पूछेगा। ये देखो आपसे पूछेगा बागवानी फसल के अंतर्गत, जो बागवानी के अंतर्गत आने वाली विभिन्न फसलों से संबंध के विकास या उनको बढ़ावा देने के लिए सर्वाधिक क्लस्टर का डेवलपमेंट किस जिले में किया गया, उत्तरकाशी में। अगर आपसे पूछता है कि बागवानी फसल के अंदर जो क्लस्टर डेवलप हो रहे हैं, फल के अंदर सर्वाधिक क्लस्टर कहाँ है, सब्जियों के अंदर कहाँ है, मसाले के अंदर कहाँ है, पुष्प के अंदर कहाँ है। ठीक है, ये इस तरीके से जब हम क्लस्टर को समझते हैं तो वो काम कर जाता है। तो ये एक प्रकार से क्लस्टर आपको समझना और कंफ्यूज मत करना। दूसरा, अगर वो यहाँ से क्वेश्चन करता है ये क्लस्टर तो इसका ठीक हो गया, परंपरागत फसलों के अंदर कहाँ पे सबसे ज्यादा क्लस्टर है, तो परंपरागत में भी आएगा बच्चों। अब आप कहोगे सर समझ नहीं पा रहे हैं परंपरागत में क्या होता है बच्चों। परंपरागत कृषि में हम जैविक कृषि को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। ठीक है, उसकी जो खाद होती है या सिंचाई के तरीके होते हैं या उसमें जो भी हम बीज वगैरह यूज करते हैं, वो एक प्रकार से परंपरागत तौर पे जैसे हम करते थे, जैविक बेसिकली जो होते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें हाइब्रिड वगैरह, इसमें जो यूरिया वगैरह, इसमें जो हम करते हैं जैविक नहीं है कहने का मतलब। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसको समझा दूंगा परंपरागत के अंदर कौन सा आता है। होपफुली ये चीज आपकी समझ आई होगी, आप इसको कवर करने की कोशिश करना है। ठीक है, क्योंकि आर्थिक सर्वे बड़ा समय खाता है बच्चों। आप लोग को तो सीधे 20-22 मिनट की वीडियो मिल जाएगी, लेकिन जो टॉपिक सेलेक्ट करना पड़ता है उसमें थोड़ा सा समय लग जाता है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।